कुछ लोग जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं करेगा। मतलब यहाँ वाला मेल फ्लावर जो है इसका पॉलन जो है इसी प्लांट पे प्रेजेंट फीमेल फ्लावर तक तो पहुंच सकते हैं ना। ठीक है जी, राइट। चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ओके, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अगर हमने ये कर दिया दैट वी हैव अ प्लांट ए which has only male flowers and we have a plant B which has only female flowers। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना तो ऑटोगेमी वाली सिचुएशन पॉसिबल है ना ही जिटोनोगेमी पॉसिबल है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पॉलन चले जाए, राइट। सो डायोशियस सिचुएशन आ गई। पहले वाली सिचुएशन हमने मोनोशियस ली थी, तो मोनोशियस प्लांट है, वहां पे मोनोशियस एक फ्लावर को नहीं लिया, प्लांट मोनोशियस था कि एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर और उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर, द प्लांट इज मोनोशियस। सेकंड सिचुएशन में द प्लांट इज डायोशियस, मेल डिफरेंट फीमेल डिफरेंट, so this is going to prevent autogamy as well as jitonogamy। एग्जाम्पल पेपाया। हम पढ़ कह रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कि इनब्रीडिंग ना हो, प्लांट इस चीज को बचाना चाहते हैं। सेकंड फीचर क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, नंबर 2 इज डाइकोगेमी। लिख लीजिए टर्म, स्पेलिंग लिखे आने चाहिए आपको। डाइको, DICHO, डाइकोगेमी। इसका मतलब क्या है, अलग अलग समय पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैच्योरिटी अटेन करना। आपने एनिमल किंगडम में भी ये बात पढ़ी थी कि भाई अगर कोई एनिमल हर्माफ्रोडाइट भी है, जैसे टीनिया सोलियम टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है भाई, उसकी हर प्रोग्लॉटिड में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, लेकिन तब भी टीनिया सोलियम में सेम प्रोग्लॉटिड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि प्रोटेंडरस होता है टीनिया, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स अर्लियर देन द फीमेल पार्ट, तो दो अलग अलग प्रोग्लॉटिड में फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो यहाँ क्या है जो सिचुएशन, एंथर्स एंड स्टिग्मा mature at different times in the bisexual flower। मान लो एक bisexual flower है, उसके पास मेल फीमेल पार्ट दोनों है, लेकिन मैच्योरिटी अटेन करने में अंतर है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। फ्लावर ए से उड़ करके पॉलन दूसरे प्लांट पे जाके फ्लावर बी पे डिपॉजिट हो जाएंगे। Pollen release does not occur at the same time when the stigma is receptive। हम पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन अभी पढ़ेंगे आगे कि स्टिग्मा को रिसेप्टिव होना पड़ता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, और यदि स्टिग्मा उस समय पे मैच्योर ही नहीं है जब पॉलन वहां तक पहुंचा तो फायदा ही नहीं है, फिर तो हो ही नहीं सकता, राइट, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। सो दैट मींस डाइकोगेमी के कारण देयर इज प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगेमी। क्लियर हो गया। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहला था यूनिसेक्सुअलिटी, सेकंड हमने यहाँ पे देख लिया डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी में दो सिचुएशंस, या प्रोटेंड्रस या प्रोटोगाइनस। प्रो मतलब पहले, एंड्री इज रेफरिंग टू मेल, सो ये प्रोटेंड्री टर्म एनिमल्स में भी यूज करते हैं, प्रोटेंड्रस एनिमल, प्रोटोगाइनस एनिमल। सो प्रोटेंड्रस मतलब एंथर्स यानी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स बिफोर यानी अर्लियर देन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो फ्लावर को अपने बाइसेक्सुअल होने पर भी नुकसान नहीं हो पाया क्योंकि प्रोटेंड्रस है, इससे भी ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गई, राइट। क्लियर है जी। सो प्रोटेंड्रस सिचुएशन हमने यहाँ पे दिखाई कि यहाँ पे स्टाइल मैच्योर नहीं था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेंस हमें मैच्योर दिख रहे हैं ये रहे, और सिचुएशन ये हुई कि जब स्टाइल मैच्योर हुआ तब तक बेचारे स्टेमेंस डिजेनरेट हो गए हैं, ये खत्म हो चुके हैं, उनका मैच्योरिटी पीरियड ही ओवर हो चुका है। ओके, राइट जी। इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है सेल्विया में, सनफ्लावर में। सो डाइकोगेमी हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रोटेंड्रस सिचुएशन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ताकि ऑटोगेमी ना होने पाए, हमें देखने को मिला सेल्विया में एंड सनफ्लावर में। डाइकोगेमी में ही दूसरा टर्म याद रखिएगा, प्रोटोगाइनी। गाइनी वर्ड इज रेफरिंग टू फीमेल, प्रोटोगाइनस भी कह देते हैं एनिमल्स में जब हम ये टर्म यूज करते हैं कि फीमेल
part matures earlier than male reproductive part. Yani stigma matures before the anther of the same flower. Again, this is going to prevent autogamy, right? ये हमें देखने को मिलता है जी मिराबिलिस जलापा ग्लोरियोसा. दो एग्जांपल्स मिराबिलिस याद रख लीजिएगा जी. प्रोटोकाइनस सिचुएशन में, प्रोटेंडर्स में सेल्विया बता दिया. इज इट क्लियर? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में यूनिसेक्सुअलिटी क्लियर. नंबर 2 पे क्या था? डाइकोगेमी. चलो एक और पॉइंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबल होना, राइट? क्या है ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? Pollen grains of the flower do not germinate on stigma of the same flower or flowers of the same plant. मान लीजिए ये एक bisexual flower है, इसके anthers डाइसेंस हुआ, pollen grains निकले, इसी के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुए, तो स्टिग्मा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं कंपैटिबल ही नहीं हूं, हम दोनों में कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो सॉरी. The pollen also says sorry, I'm not going to germinate, right? So there is inhibition of the pollen germination या pollen tube grow. Pollen tube grow ही नहीं करेगी. Pollen tube कैसे बनती है वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे आगे. तो ये genetically controlled mechanism है. This is a genetic mechanism कि दोनों में incompatibility है. So outbreeding devices में number 1 unisexuality, number 2 डाइकोगेमी जिसमें प्रोटेंडरस प्रोटोगाइनस सिचुएशन देखा. नंबर 3 इज दिस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सो दिस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना तो ये ऑटोगेमी होने देगा, ना ही ये सेम प्लांट में अगर दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो उस सिचुएशन में जिटोनोगेमी भी नहीं होगा. इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एज वेल एज जिटोनोगेमी. क्लियर है जी? राइट? एग्जांपल्स है इसकी टोबैको, पोटैटो एंड क्रूसिफर्स, राइट? एग्जांपल्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है पोटैटो में, टोबैको में एंड क्रूसिफर्स में, और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है. नाउ फोर्थ इन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज हेटेरोस्टाइली. हेटेरो मतलब अलग होना. एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन. अब ऐसा कर दीजिए कि भाई ये स्टिग्मा है, ये बड़ा है ऊंचाई में, लंबाई में लंबा है, एंथर को छोटे छोटे कर दीजिए. कितना डिफरेंस हो गया पोजीशन, तो भी ये संभव नहीं हो पाएगा, है ना? सो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस. यू कैन सी देयर इज अ लॉन्ग स्टाइल, हियर यू हैव अ शॉर्ट स्टाइल. सो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है. मैं डायग्रामेटिकली बना के दिखाऊं. अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में ये है जो स्टिग्मा और ये हमने स्टाइल की लंबाई दिखाई, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ओके, ऐसे. और एंथर्स जो हैं, ये स्टेमेंस जो हैं, उनको मैंने इतना छोटा दिखा दिया ऐसे नीचे. अब आप खुद ही देख लीजिए लंबाई में कितना अंतर है. यहां से निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स के यहां तक जाने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट? हेटेरोस्टाइल. अब आप सोचेंगे कि कैसे पॉलिनेशन होगा, आउटब्रीडिंग होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं. हो सकता है ये ऑर्निथोफिली शो करता, ये बर्ड्स के थ्रू जो है पॉलिनेट होता हो. कोई बर्ड यहाँ पे आए और उसकी चोंच जो है वो इतनी लंबी है कि भाई वो मान लीजिए नेक्टर सक करने आया था. देखो सुंदर सा बर्ड बना दिया मैंने. वो नेक्टर सक करने आया था और उसने एंथर उठा लिए वहां से और चलता बना. There is a situation, there is a possibility, right? So that is heterostyly when the anther and the stigma are placed at different locations. This is going to prevent Power on. autogamy. You've plugged into Primrose Nirvana. में ऐसा है, jasmine में ऐसा है. Your device is ready to pair. Primrose, jasmine, दो important. You're now connected to Boatstone Grenade. सेक्सुअलिटी हमने पढ़ा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा, डाइकोगेमी पढ़ा, और उसके
बाद हेट्रोस्टाइली, राइट? ये टर्म लिख लेना, स्पेलिंग मत गलत कर देना। हेट्रोस्टाइली मतलब एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, राइट? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कर सकते हैं प्लांट्स को, करना क्यों, हाइब्रिड क्यों बनाने? हाइब्रिड्स आपने एनिमल्स में भी सुने होंगे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ म्यूल एंड हिनी। एनिमल्स में हाइब्रिड फॉर्मेशन अंडर नेचुरल कंडीशंस रेयरली ही देखने को मिलता है। तो वो हाइब्रिड जो एनिमल्स में होते हैं ना, वो मैक्सिमम आपको स्टेराइल मिलेंगे। हाइब्रिड मान लीजिए उसमें विगर एंड वाइटैलिटी है, कोई और बेहतर कैरेक्टर है कि भाई जैसे म्यूल हिनी माल ढोने के काम आ रहे हैं, वो हॉर्स एंड डंकी के बीच में जो हाइब्रिड्स होते हैं, तो वो होते स्टेराइल है, वो अगली जनरेशन नहीं बना सकते। एनिमल किंगडम में आपको फर्टाइल हाइब्रिड देखने को मिले, इसकी बहुत ही कम एग्जांपल्स है। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि टाइगर एंड लायन के बीच में जो टाइगॉन एंड लाइगर्स बनते हैं, उनमें जो होमोगैमेटिक सेक्स होता है वो तो फर्टाइल होता है। हेटेरोगैमेटिक सेक्स जो होता है यानी मेल्स जो उनके होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, वो स्टेराइल होते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि एनिमल किंगडम वाला कंसेप्ट और प्लांट किंगडम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, कि प्लांट्स में जो हाइब्रिड बनाए जाते हैं वो अलग तरह से हैं, एनिमल्स में जो आप हाइब्रिड की बात करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। चलिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपने एक स्पीशीज 1 लिया, एक स्पीशीज 2 लिया, आपको एक स्पीशीज प्लांट स्पीशीज ऐसा दिखा जिसमें कुछ बेहतर फीचर्स हैं, एक दूसरा दिखा उसमें भी कुछ बेहतर फीचर है पर कुछ कमियां भी हैं, इसकी कुछ कमी है, इसकी कुछ कमी है, इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ फायदे हैं, तो भाई क्रॉस करा के एक हाइब्रिड बनाते हैं आर्टिफिशियली, और शायद उसमें दोनों के फीचर्स आ जाए। ओके, राइट जी, समझे आप बात? नाउ चलो एक कहानी के रूप में से समझते हैं कि भाई एक किसान ने ये देखा कि एक वैरायटी ऐसी है जो पेस्ट्स को रेजिस्टेंस है, लेकिन उसका यील्ड कम है, पैदावार कम है उस फसल की। पेस्ट को रेजिस्टेंट है, कीड़े मकोड़े या बाकी पेस्ट उसे इतनी आसानी से उसके ऊपर हमला नहीं कर पाते भैया, लेकिन उसका यील्ड कम है, पैदावार कम है। दूसरी वैरायटी पेस्ट को रेजिस्टेंट नहीं है पर उसकी यील्ड बहुत ज्यादा है, पैदावार बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना उन्हें क्रॉस करके कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जिसमें दोनों कैरेक्टर्स मिल जाए हमें। ठीक है जी, सो यही किया गया कि भाई एक के स्टिग्मा के ऊपर दूसरे वैरायटी का एंथर हम डाल के इसको आर्टिफिशियली हाइब्रिड करके अगली जनरेशन में दोनों फीचर्स हम ले सकते हैं। तो वो जो न्यू वैरायटी बनेगी वो पेस्ट को भी रेजिस्टेंस होगी और यील्ड उसकी ज्यादा होगी, राइट? ठीक है जी, क्लियर है? नाउ ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड दे आर सुपीरियर वैरायटीज, बेहतर है, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो प्रोड्यूस होंगी वो बेहतर होंगी। इन प्लांट ब्रीडिंग हम करते क्या हैं? pollen grains from species that have desired characteristics are carefully chosen, and उन pollen grains को कहा जाता है desired pollen grains। मैनिपुलेशन करके हम नई वैरायटी बना रहे हैं, जो डिजायर्ड फीचर आपको चाहिए जिस प्लांट में मौजूद है वहां से pollen grains कलेक्ट कर लीजिए। ओके, क्या क्या स्टेप्स हमें इसमें फॉलो करने हैं? प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा जी हमारा? इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डेहिसेंस। एंथर के डेहिसेंस होने से पहले ही हमने उसे हटा लिया, इमैस्कुलेट कर दिया। इमैस्कुलेशन टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लावर बाइसेक्सुअल है आपका, एंथर्स आपने हटा दिए। अब एंथर्स हटाने के बाद हमने क्या कर दिया जी? देयर इज कवरिंग ऑफ स्टिग्मा बिफोर इट रीचेस द रिसेप्टिविटी, राइट? बैगिंग में कवरिंग ऑफ द स्टिग्मा बिफोर इट रीचेस द रिसेप्टिविटी। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने ये इंश्योर करना है कि स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनडिजायर्ड पॉलन आकर के ना गिर जाए, तो हमने उसे बटर पेपर या जो भी स्पेशलाइज्ड उसके लिए पेपर है उससे कवर कर दिया, बैगिंग कर दिया। ठीक है जी, अब रिसेप्टिविटी वाला जब उसका पीरियड आ चुका है, वो क्रिटिकल पीरियड आ चुका है, तब हमने डिजायर्ड पॉलन उसके ऊपर डाल के और उसे फिर से रीबैग कर दिया, दोबारा कवर कर दिया। That is covering of the stigma after dusting the pollen grains. Okay? फिर से देख लेते हैं क्या था जी? Emasculation, removal of the anther before dehiscence. बैगिंग हमने करा है स्टिग्मा का, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी वाली सिचुएशन में आया तो डिजायर्ड पॉलन हमने उसके ऊपर डाल दिया।
पहले वो वाला स्टिग्मा पॉलन क्यों हटा दिया था? ताकि वो उसे सेल्फ पॉलिनेट ना कर जाए, है ना, कंटेमिनेट ना कर जाए उसका पॉलन जो है उसमें, राइट जी। बायसेक्सुअल फ्लावर्स में स्टेप्स क्या है? लेट्स सी। स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन द बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इमैस्कुलेशन करा, एंथर्स रिमूव कर दिए, स्टेमन रिमूव कर दिया, बैगिंग करा है, फिर डिजायर्ड पॉलन के साथ हमने जो है रीबैगिंग करना है जब डिजायर्ड पॉलन डाल दिया है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वहां पे तो फिर इमैस्कुलेशन करने वाली जरूरत नहीं है, राइट जी। आपने बैगिंग करा, रिसेप्टिविटी पीरियड आया, डिजायर्ड पॉलन डाला और रीबैगिंग कर दिया, सिंपल। दोबारा से, क्या फायदे हैं इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के? ट्रेमेंडस ग्रोथ, बिकॉज हम ये चाहते थे कि यील्ड ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हो, ऐसी फसलें हों जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस या टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर पाए। अल्टीमेट मकसद तो वही है कि भाई ऐसी फसल हो जिसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा हो, उपज अच्छी हो उस खेत में से, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हो, और एनवायरमेंटल एडवर्स कंडीशंस अगर हो जाए उन्हें भी वो बेहतर टॉलरेट कर पाए, राइट जी। ये थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के फायदे। अब आप सुनिए मेरी बात। कैन वी डू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन एनी स्पीशीज? या क्लोजली रिलेटेड होना पड़ेगा वहां पे? देखते हैं जी। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये है जी पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलन ग्रेन ने डिपॉजिट होना, जो भी पॉलिनेटिंग एजेंसी हो, एनिमोफिली हो, हाइड्रोफिली हो, ऑर्निथोफिली हो, शेरोप्टेरोफिली हो, जितनी भी एजेंसीज हमने पढ़ी थी, एंटोमोफिली हो, है ना, उसके ऊपर आके डिपॉजिट होना है। एक इंटरेक्शन है यहां पे पॉलन का और पिस्टिल का, जिसके कारण फिर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग कि क्या किसी भी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आके किसी भी स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड। डिफरेंट या सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज पॉलन ग्रेन, ये है जी स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा ही नहीं अगर स्पीशीज बहुत ही डिफरेंट है। सेम स्पीशीज में से पॉलन ग्रेन आपने लिया, स्टिग्मा पे पहुंचा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, राइट? क्लियर है ये बात? चलो, व्हाट हैपेंस आफ्टर द पॉलन इज रिकॉग्नाइज्ड? नाउ द क्वेश्चन इज, देखते हैं यहां पे ये बना दिया जी हमने एनलार्ज्ड व्यू में स्टिग्मा विच इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। चलो मैं लिख देता हूं क्या है स्टिग्मा। टर्मिनोलॉजी जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा है, हमें याद हो जाएगी। दिस इज स्टाइल। अब इसके ऊपर हम यहां पे पॉलन ग्रेन दिखाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, एक्साइन, इंटाइन, याद है आपको? याद है स्पोरो पॉलन एंड ऑल दैट, जर्म पोर भी होता था इसमें एक। अब हमने देखना है व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द पॉलन इज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज हो गया, कैसे पॉलन ट्यूब बनेगी? यहां से हम देखेंगे इंटाइन जो है पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब। कहां तक पहुंचाना है पॉलन ट्यूब को? क्या होगा उस पॉलन ट्यूब के अंदर? यहाँ पे मेल गैमीट्स होंगे जिन्होंने अल्टीमेटली पहुंचना है वो एम्ब्रियो सैक, याद कीजिए, जहां पे कि वो 3 एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियस, एग सेल को फर्टिलाइज करना है। कौन सी चीज इस पॉलन ट्यूब का रास्ता गाइड करेगी वो भी हम देखेंगे। ये वाली चीज क्या बनाई मैंने यहां पे? लेट मी राइट हियर, दिस इज पॉलन। ओके, आप भी बना लीजिएगा डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? द एंटायर प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रक्रिया जो है फ्रॉम पॉलन डेपोजिशन, पॉलन के डिपॉजिट होने से लेकर के टू द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ओवरी के अंदर पड़ा हुआ ओव्यूल, वहां तक पॉलन ट्यूब पहुंचानी है। पॉलन ट्यूब के अंदर जो जर्मिनेटिव सेल हैं, अगर आपको याद हो,
जो मेल गैमीट है वहां पे उन्हें पहुंचाना है फीमेल गैमीट तक. सो ये जो एंटायर प्रोसेस है, व्हाट प्रोसेस? Pollen pistil interaction. What is this? It's the starting from the deposition of the pollen to the formation of the pollen tube and the entry of pollen tube into the ovule. ये हमने समझनी. अब जरा स्क्रीन पे देखिए आप गौर से, क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है? ये 3 सेल्स याद आ रहे हैं. हमने जब मेगा स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, याद है? ओवरी का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ओव्यूल, फ्यूनिकल क्या था, हाइलम क्या था, चेलेजल एंड माइक्रोपाइल एंड, अब वो याद कर लीजिए सब चीजें. ये जो ऊपर की तरफ 3 सेल नजर आ रहे हैं जिनके चारों तरफ वो सेल वॉल बनती जा रही है, क्या नाम होता है इन सेल्स का? कैन यू टेल मी? मैंने बताया था ना कुछ सेल्स एंटी चेलेजल रीजन की तरफ अपने आप को प्लेस कर लेते हैं, चेलेजल एंड की तरफ, कुछ माइक्रोपाइल एंड की तरफ है. तो वो जो चेलेजा की तरफ है, चेलेजल एंड की तरफ, दे आर कॉल्ड व्हाट? एंटीपोडल सेल्स. बीच में जो 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं सेंट्रल सेल के अंदर, व्हाट आर दे कॉल्ड? पोलर न्यूक्लियाई. राइट? टोटल 8 थे ना न्यूक्लियस. 3 ने अपने आप को ऊपर अरेंज करा, 3 ने नीचे करा और 2 बीच में आ गए थे. पोल्स की तरफ से आया था, एक ऊपर से एक नीचे से, इसलिए पोलर न्यूक्लियस कहा हमने. राइट? और वो जो 3 नीचे नजर आ रहे हैं, 3 डॉट्स, उसमें भी हम देखेंगे 2 साइनर्जिड और 1 एग सेल. क्लियर है जी? तो ये बिल्कुल हम ओव्यूल के अंदर पहुंच गए हैं. एक और खूबसूरत सी आपको ऐसी ही एनिमेशन दिखा रहा हूं. देखिए अब नीचे देखिए, माइक्रोपाइल एंड की तरफ देखिए, बीच में एक रेड कलर का सेल बन रहा है ना. जो बीच में रेड कलर का सेल बन रहा है, व्हाट इज दैट? एग सेल. ये एग सेल है. इसके दाएं और बाएं आपको 2 सेल और नजर आ रहे हैं. व्हाट आर दे कॉल्ड? साइनर्जिड्स. फिलीफॉर्म अपरेटस, याद करके देखिए, साइनर्जिड का ही ये फिलीफॉर्म अपरेटस ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि हाँ पॉलन ट्यूब तुम आओ हमारे पास, माइक्रोपाइल के जरिए एंटर करो. राइट? डायग्राम क्लियर है? लेबलिंग क्लियर है? 3 एंटीपोडल्स ऊपर, इनका क्या फंक्शन अभी तक हम समझ नहीं पाए, ये खत्म हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के समय. पोलर न्यूक्लियस का फंक्शन हम पढ़ेंगे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और नीचे ये साइनर्जिड और एग सेल का तो हमें पता ही है. अब आप देखिए जरा गौर से, क्या दिख रहा है? स्टेमन दिख रहा है, स्टेमन के ऊपर एंथर, फिलामेंट. क्लियर है? एंथर को और गहराई से अंदर से देखने गए तो ये पॉलन ग्रेन नजर आ रहे हैं. पॉलन ग्रेन के अंदर आपको 3 चीजें दिख रही हैं. ध्यान से देखिए, फिलामेंट, उसके ऊपर एंथर, एंथर के ऊपर ही परेजी पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन को जूम करा हमने, कैन यू सी? 2 रेड कलर से हमने उसको दिखाया है और एक व्हाइट कलर से है. डू यू रिमेंबर दैट वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव 2 वर्ड्स पढ़े थे? राइट? ये है जी पॉलन ग्रेन. इतना क्लियर है? समझ आ रहा है सब? नाउ अब क्या होगा, यही पॉलन ग्रेन ने पहुंचना है कहां तक? स्टिग्मा तक. फिर वहां से शुरू होगा वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. ये उड़ा जी पॉलन, और उड़ते उड़ते पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टिल के स्टिग्मा तक. गौर से देखिए फिर से, समझ आ रहा है? क्लियर? पॉलन पहुंचा जी, सेटल कर गया जाके. पॉलन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन, इंटाइन. राइट? याद है? चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ. ये स्टिग्मा क्या था? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन के लिए. इट इज अ काइंड ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म. नाउ यू सी what is happening, the germination of the pollen. See this formation of the pollen tube, intine से formation of the pollen tube. ये pollen tube आगे बढ़ती जा रही है. इस pollen tube में वो vegetative nucleus भी है और वहीं पे 2 छोटे छोटे मेल गैमीट्स भी हैं जो आप देख पा रहे हैं क्लियरली. कैन यू सी दिस? pollen germinate हुआ, pollen tube formation हुआ. pollen tube जो है वो एंटर करी, स्टाइल से अंदर 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 एंटर करती गई. अब आप कहेंगे कि स्टाइल कोई खोखला थोड़ी है, हॉलो थोड़ी है. हाँ एग्री, स्टाइल में सेल्स होंगे, या तो एडजेसेंट सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस को पेनिट्रेट करती हुई पॉलन ट्यूब आगे जाएगी, या फिर ऐसे एंजाइम्स भी रिलीज होते रहेंगे जो कि स्टाइल के सेल्स को डाइजेस्ट करते 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 आगे आगे बढ़ती जाएगी. किन किन रास्तों को अपना सकती है पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से अंदर पहुंचने के लिए, वो भी हम देखेंगे. राइट? वो अलग अलग तरीके भी हम देखेंगे. तो इतना क्लियर है जी आपको पॉलन ट्यूब. और बढ़ाएं आगे पॉलन ट्यूब को, चलो और गहराई तक ले गया मैं. देखिए पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू अंदर पहुंचती पहुंचती ओव्यूल तक पहुंच जाएगी. चलेजल एंड से अंदर को मुड़ी यहां पे.
चैलेजल एंड से भी जा सकती है, इंटेग्यूमेंट से भी जा सकती है, फ्यूनिकल से भी जा सकती है, अलग अलग रास्ते जो है हो सकते हैं। देखिए जी, वो 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और साइनर्जिड एंड एग सेल भी आपको नजर आ रहा है। स्टाइल से पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रही है। क्लियर है? ब्यूटीफुल एनिमेशन, राइट? चलो, ये पॉलन ट्यूब हमने आगे पहुंचा दी। देखिए, क्लियरली देखिए, गौर से देखिए, और आप देखेंगे साइनर्जिड जो था, एक साइनर्जिड हमने दाएं एक बाएं दिखाया था, ये साइनर्जिड में पॉलन ट्यूब जैसे ही वहां तक आगे पहुंची, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, पॉलन ट्यूब बस्ट करेगी। साइनर्जिड ने केमिकल रिलीज करा था, एक साइनर्जिड ने केमिकल रिलीज करा, आकर्षित करा, कीमोट्रोपिक मूवमेंट हुआ, आकर्षित करा उस केमिकल ने अपनी तरफ पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब उसके पास पहुंची, प्रेशर बढ़ा और वो फट गई, रप्चर हो गई। वहां पे जो साइटोप्लाज्म था वो भी रिलीज कर दिया गया साइनर्जिड में। पॉलन ट्यूब का वो जो वेजिटेटिव वाला न्यूक्लियस था वो भी रिलीज हुआ। साइनर्जिड का अपना न्यूक्लियस और वो जो पॉलन ट्यूब ने एक और न्यूक्लियस उसके अंदर डाल दिया है। ये पहले बिगिनिंग में वैज्ञानिक पहचान नहीं पा रहे थे कि ये क्या है एक्चुअल में। जब हम ऑब्जर्व करते तो हम उनको एक्स बॉडीज कह देते थे। बाद में हमें ये पता चला ये एक्स बॉडी एक्चुअल में क्या है, साइनर्जिड जो डीजेनरेट हो रहा है उसका अपना न्यूक्लियस, और जो पॉलन ट्यूब ने पहला वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसमें डाला है। और उसके बाद आप देखेंगे 2 गैमीट रिलीज हुए हैं। ब्राउन से कलर का स्ट्रक्चर है, पहले तक व्हाइट कलर वाला नजर आया आपको, व्हाइट डॉट साइनर्जिड में गया, फिर से देखिए गौर से, फिर एक ब्राउन से कलर का छोटा सा न्यूक्लियस आया और वो रेड वाले स्ट्रक्चर में एंटर कर गया। राइट, एक रेड में एंटर करेगा, एक आप ऊपर देखेंगे वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ जाके भी फ्यूज करेगा। राइट जी, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके एक न्यूक्लियस जुड़ा, दैट विल बी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड हो जाएगी सिचुएशन वहां पे। और जो एक एग सेल के साथ जाके जुड़ा है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ है। राइट, ये देखो एक एग सेल में गया और दूसरा वाला जो है वो पहुंच जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये देखो जी, ये पहुंचा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एग सेल में चला गया। क्लियर है? आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस खूबसूरत सी एनिमेशन के जरिए सारी बातें क्लियर है। वो दूसरा ब्राउन स्ट्रक्चर देखिए, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके जुड़ गया। सो पॉलन ट्यूब पहुंची अंदर ओव्यूल में, ये चैलेजा की तरफ से एंट्री हमने दिखाई थी। साइनर्जिड के फिलीफॉर्म अपरेटस ने केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करे थे जिन्होंने उसे आकर्षित करा। साइनर्जिड का अस्तित्व फिर खत्म हो गया, दोनों साइनर्जिड्स फिर खत्म हो जाते हैं। राइट, चलो अब आगे बढ़ता हूं। हम कहां पहुंच गए जी? अब फर्टिलाइजेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने समझ लिया। वो सारी प्रोसेसेस जो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब की एंट्री में इन्वॉल्व है, वही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। हाँ जी, गौर से देखते हैं एक बार फिर से हम अपने इस डायग्राम को। ये है चैलेजल एंड, ये वाला है माइक्रोपाइलर एंड। राइट जी, इधर हैं ये 3 एंटीपोडल सेल्स, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, एग एपरेटस जिसे हमने कहा था उसमें 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल। जो साइनर्जिड हैं उनके पास ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कह देते हैं। नीचे ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें 2 सेल नजर आ रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ें। देखिए जी, नेविगेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। नेविगेशन, रास्ता कौन दिखाएगा जी पॉलन ट्यूब को? देखिए, इसमें मदद करेंगे कौन? जो साइनर्जिड्स हैं। याद कीजिए, साइनर्जिड्स के पास क्या है? साइनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म एपरेटस, आप भी लिख लेंगे। ये फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ यानी कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है which are attractive, which are navigating the pollen tube, right? इसीलिए हमने दिखाया कि ये pollen tube का झुकाव इस तरफ को हो गया है, साइनर्जिड की तरफ। ठीक है जी। नाउ अब मैंने कहा कि जैसे ही pollen tube यहां पहुंची, पॉलन ट्यूब की जो टिप है कैसे ग्रो करती आ रही थी पॉलन ट्यूब? ऐसे देखो, सपोज ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती आ रही है। पॉलन ट्यूब में ना एपिकल ग्रोथ होता है। यहाँ पे एक तो हमने सेल दिखा दिया था वो वेजिटेटिव वाला, यहाँ पे 2 और दिखा देते हैं। ठीक है जी, मेल गैमेट्स जो है ये एपिकल ग्रोथ शो कर रही है यहाँ से पॉलन ट्यूब। यहीं पे साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा है। जब ये सिनर्जिड के पास पहुंचती है ना, यहां हमने क्या लिखा? डिस्ट्रॉयड सिनर्जिड। सिनर्जिड डिस्ट्रॉय होगा। कैसे होगा? पॉलन ट्यूब का जो ये एपिकल रीजन है, ये
एपिकल रीजन बस्ट हो गया, फट गया, प्रेशर इतना ज्यादा हुआ है यहाँ पे, ये बस्ट हुआ, साइटोप्लाज्म भी रिलीज हो गया यहाँ से, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी रिलीज हुआ। अच्छा, वो जो बस्टिंग का प्रेशर जो है पीछे वाले वो जो मेल गैमिट्स है उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे चल रहा है, वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा वहां पे। ओके, सिनर्जी डिस्ट्रॉय हो गए जी। इस पॉलन ट्यूब ने अपना, ये देखो, जो साइटोप्लाज्म था वो भी यहाँ रिलीज कर दिया, पहले वेजिटेटिव वाला न्यूक्लियस भी रिलीज कर दिया था। ओके, अब क्या होना है कि जो दो मेल गैमेट्स हैं वो भी रिलीज हो गए यहाँ पे, सिनर्जिड का अस्तित्व खत्म हुआ। राइट, आगे देखते हैं। पोलर न्यूक्लियस के साथ आप देखिए, पोलर न्यूक्लियस को हमने किस कलर से दिखाया था? पोलर न्यूक्लियस को हमने दिखाया था जी रेड कलर से, उसके साथ एक पर्पल कलर का न्यूक्लियस आ गया अब यहाँ पे। ये जो ओवरऑल चीज बन गई है ये वाली, ये 3 न्यूक्लियस हो गए ना इकट्ठे यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो वो जो बीच वाला एग सेल था उसके साथ भी एक पर्पल कलर का न्यूक्लियस चला गया। 2 पर्पल कलर से हमने न्यूक्लियस दिखाए थे जो पॉलन ट्यूब अपने साथ लाया है, मेल गैमिट्स जो, राइट। एक मेल गैमिट यहां पे पहुंच गया है जी पोलर न्यूक्लियस के साथ। पोलर न्यूक्लियस 2 है, एक हैप्लॉइड है, दूसरी वाली भी हैप्लॉइड है, और एक ही और हैप्लॉइड गैमीट आकर के जुड़ गया तो ये ट्रिप्लॉइड सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन बोल दें। ये ट्रिपल फ्यूजन जो है, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गई। ये जो सेंट्रल सेल था बीच वाला बड़ा सा, ये वाला जितना बड़ा सेल है ना जिसको सेंट्रल सेल हम कह रहे थे, अब इसकी न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाएगी जो कि ट्रिप्लॉइड है। और फर्टिलाइजेशन यहां पे दिखाया हमने, ये रहा जी फीमेल गैमिट का रेड कलर का न्यूक्लियस, और वो पर्पल कलर वाला मेल गैमिट वो यहां आके फ्यूज हुआ। तो समझिए अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, और ये एंजियोस्पर्म्स का ही खास फीचर है। ओके जी, राइट। पोलन ट्यूब का ग्रोथ जो है अब फिर रुक जाएगा, जो करवाना था पोलन ट्यूब ने वो करवा दिया। ये एंटीपोडल सेल्स कहेंगे भैया अब हमारा भी कोई काम नहीं है, अब हमें भी खत्म हो जाने दो, है ना, पहले भी कोई काम नहीं था हमारा तो, राइट जी। सो पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टॉप हो गया है, एग फर्टिलाइज हो चुका है, और ये कंसेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। समझते हैं फिर से क्या है जी डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए इधर पोलर न्यूक्लियस 2 है, हैप्लॉइड है दोनों, N+N लिखा है यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियस में N+N लिखा हमने। मेल गैमीट वाला न्यूक्लियस आया विच इज अगेन हैप्लॉइड, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। ये 2 सिनर्जिड है, फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स का अस्तित्व खत्म हो जाना है। ओके, एग सेल हैप्लॉइड है और मेल गैमिट भी हैप्लॉइड है। एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो गए, डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल्स। व्हाट इज दिस PEN जिसको हमने 3N लिख दिया? PEN स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेट मी राइट हियर, आप भी लिखेंगे PEN, हमने किसे कहा? पेन। दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है पढ़ेंगे आगे हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Now when you write 3N, what does it mean? Triploid. Okay, this is triploid. And zygote, how is this zygote formed? Zygote is formed by the fusion of male and female gamete, and zygote is 2N. 2N means it is diploid. It is diploid. Clear है? Right? चलो आगे बढ़े। डबल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट that is haploid, the female gamete that is haploid, fertilization resulting in the formation of zygote which is diploid. Zygote is a single-celled diploid structure formed as a result of fertilization. अब आप दूसरा एक और बात देखिए, एक तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, एक और क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है? मेल गैमिट ने जाके पोलर न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट हो गया। एक मेल गैमिट एग सेल की न्यूक्लियस के साथ, दूसरा मेल गैमिट उसने भी फर्टिलाइजेशन करवाया,
पोलर न्यूक्लियस NN प्लस ये वाला N तो हो गया ये ट्रिपल फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन तो मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ करा, दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, जिसके कारण बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड है, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट जी। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले क्या सिचुएशन था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है। सी है चेंजेस इन द एम्ब्रियो सेल, ये थे दो पोलर न्यूक्लियस। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? ये हमें सेंटर में एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये ट्रिप्लॉइड है, राइट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ऊपर जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये तो भाई डीजेनरेट कर जाएंगे, है ना। नीचे देखो ये दो साइनर्जिड्स हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस है, और राइट हैंड साइड में देखो अब हमने यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन दिखा दिया, और ये बन गया है जी जाइगोट। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, समझ आ गया सिचुएशन चेंजेस क्या क्या हुए? क्लियर है जी ना। अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। वो जो पॉलन ट्यूब ने एंटर करना था, क्या वो हमेशा चलेजा की तरफ से ही एंटर करेगी? ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो देखते हैं जी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन किस आधार पे, क्या बेस लिया हमने। सी फर्टिलाइजेशन बेस्ड ऑन पॉलन ट्यूब एंट्री। पॉलन ट्यूब कहां से एंट्री करेगी? तीन नई टर्म्स आपके सामने आने वाली हैं, पोरोगैमी, चेलेजोगैमी एंड मीजोगैमी। लेट मी राइट हियर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट पोरोगैमी। पोरोगैमी, पोर से रेफर कर रहे हैं ये। चेलेजल एंड आपको पता ही है, चेलेजोगैमी एंड मीजोगैमी। देखिए डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है, ये पोरोगैमी सिचुएशन, ये चेलेजोगैमी सिचुएशन, ये मीजोगैमी जो इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर कर रही है पॉलन ट्यूब। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज पोरोगैमी। क्या होता है जी पोरोगैमी? पोरोगैमी होता है बेटा fertilization that occurs when pollen tube enters via the micropylar end। जब वो माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करी है सीधा डायरेक्ट, ये pollen tube enters via the micropylar end। लिली में एग्जांपल इज लिली, राइट। सेकंड सिचुएशन इज चेलेजोगैमी, जो हमने अभी देखा भी था ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के कि भाई चेलेजा की तरफ से आ रही है, चेलेजल एंड की तरफ से, चेलेजोगैमी। Now, fertilization that occurs when the pollen tube enters through the chelazal end। नाम से पता चल गया चेलेजोगैमी। कैजुएरिना, एग्जाम्पल इज कैजुएरिना, याद रहेगा जी। ये देखिए पॉलन ट्यूब की एंट्री यहां से दिखाई गई है चेलेजल एंड की तरफ से। अल्टीमेटली कहां पहुंचना भाई? जाना तो माइक्रोपाइल की तरफ से पड़ेगा, साइनर्जिड तो उधर ही है, अल्टीमेटली तो वहीं जाना पड़ेगा, एंट्री कहीं से भी कर लो, फाइनली वहीं जाना है। नेक्स्ट इज मीजोगैमी, ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आपको याद है। सो मीजोगैमी टर्म हम यूज करते हैं बेटा व्हेन द फर्टिलाइजेशन is occurring and the pollen tube is entering through the integuments of the ovule, जैसे कि क्यूकरबिटा में। okay, now you can see here ये इंटेग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल की, ये ब्राउन से कलर से पॉलन ट्यूब की एंट्री दिखाई है हमने ऐसे, लेकिन आखिरकार पहुंचना तो यहीं पड़ेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं से साइनर्जिड जो है उसको आगे गाइड करेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गया जी? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पोरोगैमी, चेलेजोगैमी, मीजोगैमी, किस आधार पे कि पॉलन ट्यूब कहां से एंटर कर रही है। आज के इस सेशन में हमने क्या क्या जाना? सेशन की शुरुआत हमने करी थी एक टर्म से जिसका नाम था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि अगर ऑटोगैमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी आने वाली जनरेशंस में, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट्स ऐसा नहीं होने देना चाहते, वो कहते हैं भाई हम आउटब्रीडिंग करना चाहेंगे, अनरिलेटेड वाले प्लांट्स आउटब्रीडिंग, तो उसके लिए उन्होंने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इवॉल्व करे हैं।
जिसमें यूनिसेक्सुअलिटी एक हमने पढ़ा था, मोनोशियस सिचुएशन, डायोशियस सिचुएशन, प्लांट मोनोशियस होता है यहां पे, ठीक है जी। एक ये सिचुएशन हमने पढ़ी थी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी, डाइकोगेमी पढ़ी कि प्रोटेंडरस हो सकता है कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, या फिर प्रोटोगाइनस हो सकता है कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, है ना। हेट्रोस्टाइली हमने पढ़ी कि जो स्टिग्मा एंड स्टेमन का पोजीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। सो ये अलग अलग डिवाइसेस क्या थे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने जाना, कैसे पॉलन ट्यूब बनती है, किस प्रकार से पॉलन ट्यूब चेलेजल एंड से एंटर कर सकती है, इंटेग्यूमेंट से एंटर कर सकती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की पोरोगेमी है, चेलेजोगेमी है या मीजोगेमी है। फिर हमने देखा कि भाई सिनर्जिड्स का फिलीफॉर्म अपरेटस केमिकल सिक्रीट करके गाइड कर रहा है पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब जैसे ही सिनर्जिड के पास पहुंचती है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है वहां पे, पॉलन ट्यूब बस्ट करती है, सिनर्जिड का अस्तित्व खत्म होता है, और वो जो दो मेल गैमिट्स रिलीज होते हैं उसमें से एक मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा मेल गैमिट जाकर के वो जो दो पोलर न्यूक्लियस थे उनके साथ जुड़ता है, वो ट्रिप्लॉइड हो जाती है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, और ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ओवरऑल ये कंसेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन है, तो ये एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, राइट जी। बाकी अगर आप देखें कि भाई एल्गे और या फिर टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सो आई होप द सेशन वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। हमने रिवाइज भी कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट, इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, गॉड ब्लेस यू, ढेरों गुड विशेस है आपके लिए। डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर प्रैक्टिस करने, डीपीपीज आर इंपॉर्टेंट, योर कांस्टेंट इंटरेक्शन विद योर मेंटर्स इज इंपॉर्टेंट। किसी भी इंसान की सफलता में बहुत से लोगों का हाथ होता है, सो यू शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन who is involved in guiding you, in making you successful. Namaskar, bye bye, God bless you all.